नमस्कार, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं मन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। और अगर आपको भी अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो झटपट व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उस पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और आज आपकी सहायता करने के लिए हमारे साथ अभिजीत चौकसी जुड़ गए हैं, जो आपको पढ़ाएंगे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। अभिजीत, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका। और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग नागेश का है, आपके पास भी सवाल है इनका। बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है। 42 साल की इनकी उम्र है और सेविंग्स इनकी हो जाती है लगभग 2,33,000 रुपये। टर्म इंश्योरेंस 6 करोड़ का, मेडिक्लेम 20 लाख कवर, इमरजेंसी रखा है 15 लाख का। वाइफ इनकी 40 इयर्स की हैं बट होम मेकर हैं। बेटी इनकी 10 साल की हैं। इन्होंने इक्विटी, डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रखा हुआ है। डेट में अलग इनका पोर्टफोलियो है, सोने में भी ये निवेश करते हैं। और गोल्स इन्होंने अच्छे लाइन अप करके रखे हुए हैं। इन्होंने अपने रिटायरमेंट 8 साल में इनको चाहिए 5 करोड़, बेटी की ग्रेजुएशन के लिए 7 साल में चाहिए 20 करोड़, पोस्ट ग्रेजुएशन 10 इयर्स 40 लैक्स, और बेटी की शादी के लिए 10 साल के बाद चाहिए 20 लाख रुपए। फंड के पास हैं जो हम स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, फंड्स चॉइस आपसे पूछ रहे हैं। इन्होंने जो है आईसीआईसीआई के यूएस ब्लू चिप से निकलकर पैसा थीमेटिक फंड, एडवांटेज फंड में डाल दिया है। और वो इनका फैसला सही है नहीं, जानना चाहते हैं आपसे। और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, साथ ही एसेट एलोकेशन पर आपसे सलाह मांग रहे हैं। गुड इवनिंग। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, नागेश जी ने काफी अच्छी तरीके से उन्होंने पोर्टफोलियो डिवाइड किया है। उनका बेस्ट पार्ट मुझे लगा क्वेश्चन का कि उनके सभी गोल्स काफी क्लियरली डिफाइंड है। तो सभी बच्चों को भी मैं ये एनकरेज करूंगा, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करे तो ऐसे हर गोल को एक लाइन के साथ टाई करके डिफाइन करे। नागेश जी के जो मेजर सवाल है उनमें फर्स्ट सवाल ये था कि क्या वो उन्होंने जो स्विच आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप से थीमेटिक फंड में वो सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से उन्होंने सही स्विच किया है, बट मेजर फीडबैक उनका ये रहेगा कि उनके पास जो नंबर ऑफ फंड्स है वो ज्यादा है, करीब 13 या 14 फंड्स है। तो और उसमें बहुत सारे ओवरलैप दिख रहे हैं मुझे, जैसे स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप भी है, निप्पॉन स्मॉल कैप भी है। तो ऐसे वो सिमिलर कैटेगरीज के फंड्स है, उनको कंसोलिडेट करके नंबर ऑफ फंड्स रिड्यूस कर सकते हैं। करीब 6 या 7 फंड्स रखने की दूंगा उनको। और उनका जो गोल्स है वो अगर वो 10% से स्टेप अप कर रहे हैं तो इजीली अचीवेबल लग रहे हैं मुझे, जो भी गोल्स उन्होंने डिफाइन करे हैं। ओवर पोर्टफोलियो वाइज काफी वेल डाइवर्सिफाइड और काफी डिसिप्लिन अप्रोच लग रहा है मुझे नागेश जी का। थैंक यू। ऑलराइट, लेकिन गोल अलाइनमेंट को लेकर मुझे लगता है कि इनको सहायता की जरूरत होगी। कैसे आप इनकी हेल्प करेंगे? राइट, एक जो उनका फोकस है कि उनको मैरिज, थोड़े उनके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है और मेजर उनके रिटायरमेंट जो लॉन्ग टर्म गोल्स में आते हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए उनको थोड़ा मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम करने की मैं सलाह दूंगा। तो जो गोल्स उनकी डॉटर एजुकेशन है, उन फंड्स के लिए वो अगर डेट इंस्ट्रूमेंट थोड़े लार्ज कैप्स या सेफ वाले इंस्ट्रूमेंट्स अगर ले रहे हैं तो वो एक ज्यादा रिस्क असेसमेंट के हिसाब से उसको सही माना जाएगा। थैंक यू। जो अब इन्होंने थीमेटिक फंड डाल दिया है पोर्टफोलियो में, इसके लिए आप इनको क्या देना चाहेंगे? थोड़ा सा सतर्क रहें, और इस तरह के फंड्स को क्यों डालना चाहिए पोर्टफोलियो में भी? राइट, थीमेटिक फंड एक लास्ट कुछ सालों से काफी ट्रेंड में है। थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है बिकॉज थीमेटिक फंड जनरली एक सेक्टर या थीम को फॉलो करते हैं। एंड इन केस अगर वो सेक्टर नहीं चला तो फिर वो जो एलोकेशन है वो रिस्क हो जाता है उस एलोकेशन का। तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो काफी एक कम 2 या 3% एलोकेशन के हिसाब से वो थीमेटिक फंड रख सकते हैं। लेकिन अगर उनके शॉर्ट टर्म गोल्स है तो उस कॉर्पस में वो इसको अवॉइड करें बिकॉज थोड़ी इस कैटेगरी में आते हैं थीमेटिक फंड्स। पर अभी तो उन्होंने यहाँ पर यूएस का जो इनका फंड है आईसीआईसीआई का, वहां निकाल के इसमें पैसे डाल दिए हैं। अब क्या करें? क्या सलाह देंगे आप इनको फिर? मेरे ख्याल से अगर उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है तो वो रखे रह सकते हैं। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है तो एटलीस्ट पराग फ्लेक्सी कैप में भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। वो उनमें उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा जो उनको चाहिए, और एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफाइड उनका फंड भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब सुनील जिंगाडे का सवाल लेते हैं। इन्होंने भी कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। बहुत सारे नाम हैं इसलिए वो स्क्रीन पे फ्लैश हैं, मैं नाम नहीं लूंगी।
इन 14 फंड्स हैं इनके पास। मार्च 2025 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी है। एसआईपी मंथली फिक्स्ड है इनकी 1.5 लाख की। 50,000 रुपये और बढ़ाना भी सोच रहे हैं, लगभग 2031 तक सोच रहे हैं। ये विदेश में काम करते हैं और रिटायर करना चाहते हैं 2032 तक। और अप्रॉक्सीमेटली कितना रिटायरमेंट कॉर्पस इनका इकट्ठा हो जाएगा, 1 CR एफडी में भी है और दूसरे एनआरई अकाउंट्स में भी है। और पूछ रहे हैं कि अब जो है क्या वो पैसे निकाल के डेट या किसी आर्बिट्राज फंड में डालना चाहिए या एफडी में ही कंटिन्यू करना चाहिए। राइट, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सुनील जी के भी गोल्स काफी डिफाइंड है। उनको अगले 7 साल में रिटायरमेंट कॉर्पस भी जमा करना है। सेम फीडबैक रहेगा कि उनके पास जो 14 फंड्स है उसमें भी काफी ओवरलैप हो रहा है। तो जो भी सिमिलर सेक्टर के फंड्स है उसको वो कंसोलिडेट करके 6 या 7 फंड्स में पोर्टफोलियो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं उनको एग्जिट करने के लिए ये 3 फंड्स की सलाह दूंगा, LIC इंफ्रा, ABSL टर्म प्लान और कोटक ग्लोबल, बिकॉज ये थीमेटिक फंड्स में आते हैं और हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे। तो इनको वो रिप्लेस करके अपने जो फंड्स में वो मोतीलाल ओसवाल, मिराई लार्ज एंड मिड कैप, HDFC मिड कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप ये रख सकते हैं। और उनका जो क्वेश्चन था कि 1 करोड़ का जो FD है उनको उनको शिफ्ट करना चाहिए डेट आर्बिट्रेज फंड में, तो हाँ वो कर सकते हैं, बिकॉज शिफ्टिंग से उनको एक टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी। तो एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऑफ द FD शिफ्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग इमीडिएटली। एंड जो उनका क्वेश्चन था कितना वो कॉर्पस कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ 7 years, तो अगर वो 1.5 लाख की SIP उनके एग्जिस्टिंग कॉर्पस के साथ, मैंने सिर्फ 11% का नॉमिनल CAGR पकड़ा है, और अगर वो स्टेप अप भी नहीं कर रहे फिर भी वो एटलीस्ट 3.5 से 4 करोड़ का कॉर्पस बाय द ईयर 2032 जमा कर पाएंगे। और अगर वो अपनी टॉप अप जो उन्होंने बोला है कि जो 2 लाख का टॉप अप कर पा रहे हैं 2026 से, और 2 साल अगर वो रीबैलेंस कर रहे हैं तो उनका कॉस्ट मिनिमम 5 to 5.5 करोड़ जितना भी जा सकता है। थैंक यू। ऑलराइट, चलिए, तो ये बहुत बड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हल्का कीजिए और जो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा है उसको कहीं और लगाना चाहिए। जैसे मोना FD का जो फंड्स है वो इसमें इसमें वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि एक डेट आर्बिट्रेज फंड आते हैं ICICI के और HDFC के भी शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं, तो उसमें उनको टैक्स एडवांटेज मिलेगा, तो उसमें वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, 2032 तक इनको रिटायर करना है। कुछ बातें जो आपको इनको बतानी होगी, क्योंकि इतना पैसा अगर डाला हुआ इक्विटी में तो वहां से निकलना पड़ेगा धीरे धीरे। एक बात का मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो 7 साल का होराइजन है वो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम शॉर्ट टर्म मानेंगे, तो एटलीस्ट वो 10 साल का मिनिमम प्लानिंग है, स्पेशली जब वो मिड स्मॉल कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन रख रहे हैं। तो वही मैं उनको सलाह दूंगा कि हो सके तो जितना लार्ज कैप्स और इंडेक्स फंड्स में ज्यादा एलोकेशन करे फ्रॉम स्मॉल टू मिड कैप्स, एंड थीमेटिक में भी उनका ज्यादा है तो उनमें से मैं निकलने की सलाह दूंगा उनको। इनके बहुत सारे गोल्स हैं, सभी गोल्स ये कह रहे हैं 2032 तक ही आएंगे। बेटे की ग्रेजुएशन, तो थोड़ा सा इनको इक्विटी से निकलना होगा और सेफ एसेट्स में अपने पैसे डालने होंगे। धीरे धीरे करके वो ये सब कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इनको पैसे की ज़रूरत लिखा हुआ है। अब ऐसे कॉर्पस में से मेडिकल का पैसा निकालें या आप बोलेंगे इनको लेना चाहिए? एब्सोल्युटली इंश्योरेंस मस्ट है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को एक गेम समझे, इंश्योरेंस आप समझ लो एक स्टार्टर पैक है। तो उसके अलावा कोई भी टाइप का फाइनेंशियल प्लानिंग इनकम्प्लीट होता है, तो उनको डेफिनेटली एक इंश्योरेंस अगर नहीं किया है तो करवाना चाहिए बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसमें से इमरजेंसी फंड आप इनको रेकमेंड करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी फंड बनाना? या एब्सोल्युटली, इमरजेंसी फंड भी एक बेसिक नेसेसिटी है। तो काफी क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट्स की कैसे हम बना सकते हैं इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड का बेसिक रूल ये है कि अगर आपका मंथली इनकम सपोज 1 लाख है, तो आपको मिनिमम आपको 1 से 1.5 साल का मतलब 12 से 15 लाख का इमरजेंसी फंड एज एन FD या फिर ऐसे लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए कि जो कभी भी एक्सेसिबल हो आपके पास। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है पूरे निवेश इंश्योरेंस की कवरेज में ना डाल के अपने लिए एक सही तरीके का इंश्योरेंस कवर ले ले। क्या कितना होना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इनका फिर?
उनका ईयरली जो उनका कैश फ्लो आता है, जैसे किसी का ईयरली इनकम 10 लाख, तो एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ईयरली इनकम के हिसाब से हम उनको बताते हैं। तो एटलीस्ट इनका 10 लाख है तो एटलीस्ट उसका 15 टाइम्स मतलब 1.5 करोड़ जितना कवर उनका होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का। और हेल्थ इंश्योरेंस? या हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑफ द पर्पस उनको करना चाहिए। तो अगर उनका 10 लाख कर लिया तो 50 लाख जितना हेल्थ इंश्योरेंस उनको करना चाहिए। राइट, तो चलिए यहाँ पर ये बातें जो सुनील को ध्यान में रखनी है, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जीत आप जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आज की पेज को भी हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन